नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी राजनीतिक घटना की जिसने पूरे देश को प्रैक्टिकली हैरान कर दिया है। हम बात कर रहे हैं 2026 के वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन की। सोचिए जरा, एक ऐसा राज्य जहां पिछले 15 सालों से एक ही पार्टी का शासन था, वहां अचानक इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हो गया। आइए देखते हैं कि आखिर जमीन पर हुआ क्या था और इस ऐतिहासिक बदलाव के पीछे का असली गणित क्या है। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज के इस सफर में हम 5 मेन चीजों को समझेंगे। पहला, 2026 का ये ऐतिहासिक नतीजा। दूसरा, अमित शाह और उन 5 रणनीतिकारों की भूमिका जिन्होंने इस जीत का ब्लूप्रिंट बनाया। तीसरा, आखिर टीएमसी हारी क्यों। चौथा, वो कंट्रोवर्शियल एसआर रोल इशू। और आखिर में इस सब का हमारे नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी द हिस्टोरिक 2026 वर्डिक्ट, एक नए युग की शुरुआत। अब अगर हम इस नतीजे के पैमाने को देखें तो ये सच में बहुत बड़ा है। 9 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले स्टेट में एक ऐसी इनकम्बेंट सरकार का अंत हुआ जो 15 साल से पावर में थी। कुल 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने ठीक 200 सीटों पर जबरदस्त जीत दर्ज की और दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस सिर्फ 87 सीटों पर सिमट गई। ये आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि एक टाइम पर बंगाल को बीजेपी के लिए सबसे टफ स्टेट्स में से एक माना जाता था। और अब इस नंबर को सुनिए, 44%। जी हां, 44%। ये वो मैसिव वोट शेयर हैं जो बीजेपी ने इस चुनाव में हासिल किया। और पता है सबसे खास बात क्या है? ये सब तब हुआ जब राज्य में वोटर टर्नआउट एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग था, पूरे 92.93%। मतलब लगभग हर कोई वोट डालने निकला था। और इतने भारी मतदान के बीच 44% वोट शेयर आना क्लियरली दिखाता है कि जमीन पर बदलाव की हवा कितनी तेज बह रही थी। वैसे अगर हम बंगाल की हिस्ट्री देखें तो वहां की पॉलिटिक्स हमेशा से थोड़ी अलग रही है। वहां वोटर्स आमतौर पर लंबे समय तक चलने वाली एक छत्र सरकारों को पसंद करते आए हैं। जैसे 1977 से 2011 तक लगातार 34 साल कम्युनिस्ट लेफ्ट फ्रंट का शासन रहा। फिर अगले 15 साल टीएमसी का राज रहा और अब 2026 में पहली बार वहां बीजेपी ने अपना बहुमत बनाया है। एक बहुत लंबा साइकिल ब्रेक हुआ है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर इस पूरी मशीन को चलाया किसने? अमित शाह और उनके 5 की आर्किटेक्ट्स। देखिए, इस पूरे इलेक्शन मैक्रो मैनेजमेंट के कोर में थे द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। पार्टी के अंदर उन्हें चाणक्य माना जाता है और उन्होंने इस चुनाव में लगातार 14 दिन बंगाल में कैंप किया, रात रात भर अहम मीटिंग्स की और पूरे स्टेट में 50 से ज्यादा रैलीज का नेतृत्व किया। एक और बड़ा तुरुप का इक्का था स्टेट में 7th पे कमीशन लागू करने का वादा। सच कहूं तो इसने ग्राउंड पर वोटर्स के बीच एक नया ही विश्वास जगा दिया। लेकिन टॉप लेवल प्लानिंग को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करना आसान नहीं होता। इसके लिए 5 सेंट्रल नेताओं ने अलग अलग मोर्चे संभाले। धर्मेंद्र प्रधान चीफ कैंपेन स्ट्रैटेजिस्ट थे, जिन्होंने पूरा कोऑर्डिनेशन देखा। भूपेंद्र यादव ने माइक्रो मैनेजमेंट और बूथ मोबिलाइजेशन पर फोकस किया। सुनील बंसल ने पन्ना प्रमुख्स यानी बूथ लेवल कोऑर्डिनेटर्स की एक पूरी आर्मी तैयार की। बिप्लब देव ने एकदम लोकलाइज्ड और आक्रामक कैंपेनिंग की कमांड संभाली और अमित मालविया ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर नैरेटिव सेट करने और काउंटर प्रोपेगेंडा चलाने का काम किया। सबका अपना अपना क्लियर रोल था। अगर हम इस सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन को थोड़ा और डीपली समझें तो ये 3 लेयर्स में काम कर रहा था। पहला कदम, नरेंद्र मोदी की नेशनल लीडरशिप की अपील का फायदा उठाना। दूसरा, सुवेंदु अधिकारी जैसे नेताओं के जरिए स्टेट लेवल पर इनकम्बेंट पार्टी को डिसोरिएंट करना। और तीसरा, सबसे जरूरी, पन्ना प्रमुख्स के जरिए उस वोटर को उसके घर से पोलिंग बूथ तक फिजिकली पहुंचाना। एक बहुत ही वेल ऑयल्ड मशीन की तरह इसने काम किया। चलिए अब रुक करते हैं तीसरे हिस्से का। टीएमसी की हार को जरा डिकोड करते हैं कि आखिर 15 साल का गढ़ गिरा कैसे। इन दोनों पार्टियों के चुनावी मुद्दों को अगर आमने सामने रखकर देखें तो पिक्चर काफी क्लियर हो जाती है। एक तरफ बीजेपी का डबल इंजन सरकार का वादा था, जहां वो सेंट्रल और स्टेट पॉलिसीज को अलाइन करके डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स का भरोसा दे रहे थे। उसके ठीक उलट टीएमसी एक बहुत हैवी इनकम्बेंसी का बोझ उठा रही थी। 15 साल का गवर्नेंस फटीग, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप और पार्टी में लीडरशिप के सेंट्रलाइजेशन ने जमीन पर लोगों की नाराजगी बढ़ा दी थी। हार की जड़ें उनके अपने ही सिस्टम में छुपी थीं। स्थानीय बाहुबलियों यानी लोकल स्ट्रॉन्गमैन पर ज्यादा निर्भरता लोगों को इरिटेट कर रही थी। फिर टीचर स्कैम जैसे रिक्रूटमेंट घोटालों के आरोपों ने डायरेक्टली आम जनता का भरोसा तोड़ दिया।
इसके अलावा माइनॉरिटी अपीजमेंट यानी तुष्टीकरण के आरोप लगातार लग रहे थे, जिसने बाकी वोटर्स को पार्टी से काफी दूर कर दिया। और सबसे बड़ा झटका ये था कि टीएमसी का जो मजबूत ग्रासरूट्स नेटवर्क उनकी ताकत हुआ करता था, वो धीरे धीरे बिखर रहा था। इस शिफ्टिंग वोटर बेस को एक्यूरेटली समझने के लिए बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का यह स्टेटमेंट बहुत अहम है। उन्होंने स्पेसिफिकली नोट किया कि स्टेट में एक हिंदू कंसोलिडेशन हुआ है और कई मुस्लिम वोटर्स ने भी पहले की तरह बैनर्जी की टीएमसी को सपोर्ट नहीं किया। पॉलिटिकल एनालिस्ट्स इसे डायरेक्टली धार्मिक ध्रुवीकरण यानी रिलीजियस पोलराइजेशन से जोड़कर देखते हैं। इस एक फैक्टर ने सीट शेयर को मैसिवली इंपैक्ट किया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा और शहर शाख मुद्दा, द सिर रोल कंट्रोवर्सी। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये एसआईआर आखिर भला क्या है। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये प्रैक्टिकली इलेक्शन कमीशन की एक स्टैंडर्ड एक्सरसाइज होती है। इसका बेसिक आइडिया ये है कि वोटर लिस्ट को क्लीन किया जाए, मतलब डुप्लीकेट, जो लोग गुजर चुके हैं या जो एलिजिबल नहीं हैं, उनके नाम हटा दिए जाएं। सुना तो बड़ा रूटीन सा लगता है, पर इस बार ये एक मैसिव पॉलिटिकल तूफान बन गया। और वो तूफान क्यों बना? जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 90 लाख। जी हां, 9 मिलियन मतदाता। इलेक्शन से ठीक पहले 90 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, ये स्टेट के कुल मतदाताओं का करीब 12% हिस्सा होता है। इट्स अ ह्यूज चंक। जब इतना बड़ा आंकड़ा सामने आया तो ऑब्वियसली खलबली तो मचनी ही थी। आखिर इन 90 लाख वोटर्स का हिसाब क्या था? इसमें से लगभग 60 लाख लोग एब्सेंटी या डिसीज्ड की कैटेगरी में आए। पर असली हंगामा उन बाकी बचे 30 लाख लोगों को लेकर था। ये वो लोग थे जिनके केसेस चुनाव की जल्दबाजी के चलते ट्राइब्यूनल्स में सुने ही नहीं जा सके। ममता बनर्जी और ऑपोजिशन ने सीधे तौर पर इसे एक साजिश करार दिया। उनका मानना था कि ये एक मैस डिसइन्फ्रेंचाइजमेंट है और इस इशू को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। इस कंट्रोवर्सी में दोनों साइड्स के अपने अपने क्लेम्स हैं। टीएमसी का आरोप था कि एसआर ने सबसे ज्यादा टारगेट माइनॉरिटीज और गरीब वोटर्स को किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में अफेक्टेड लिस्ट पब्लिश करने का आदेश तो दिया, लेकिन किसी के वोटिंग राइट्स बहाल नहीं किए गए। उसके ऊपर इलेक्शन सिक्योरिटी के लिए 2400 पैरामिलिट्री कंपनीज का डिप्लॉयमेंट हुआ, जिसे टीएमसी ने वोटर्स को डराने का एक तरीका बताया। हालांकि अगर हम एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट की सुने तो उनका साफ मानना है कि भले ही एसआर कितना भी बड़ा मुद्दा क्यों ना हो, अकेला एसआर इतनी बड़ी जीत के मार्जिन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। एंटी इनकम्बेंसी इसका एक बहुत बड़ा कारण थी। और आखिर में आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर। इस सबका हमारी राष्ट्रीय राजनीति यानी नेशनल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है। सच बताएं तो ये जीत बीजेपी के लिए सिर्फ एक स्टेट जीतने तक सीमित नहीं है। ये प्रैक्टिकली उनके ईस्टर्न इंडिया के एक्सपेंशन की एक बहुत बड़ी और आखिरी सिद्धि है। एक ऐसी जगह जहां अपना डोमिनेंस बनाना उनके लिए एक लॉन्ग मार्च जैसा था, वहां अब उनका हेजेमोनिक पावर काफ़ी एक्सटेंड हो चुका है। ये क्लियर रूप से सेंट्रल लीडरशिप, खासतौर पर अमित शाह के राजनीतिक स्टैचर को एक कंप्लीटली नए लेवल पर ले जाता है। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बड़ा सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, जब एक इतना पुराना और मजबूत क्षेत्रीय गढ़ इस तरह से भेद दिया गया है, तो आने वाले समय में ये जीत इंडिया की पॉलिटिकल गवर्नेंस और फ्यूचर डायनामिक्स को किस तरह रीशेप करेगी? क्या रीजनल पार्टीज को अब एक नई स्ट्रैटेजी की जरूरत है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।